Dear students of class 7th, I am starting your new chapter, chapter number 12, reproduction in plants. हमने पढ़ना है ये plants और animal and even देखो animals are of different type. छोटे से छोटा आपका अर्थवोट भी एक animal है और बड़े से बड़ा animal like elephant है, giraffe है, these are also animals. तो all of us, ठीक है, जब हम लोग हैं, हम लोग भी animal की कैटेगरी में आते हैं, तो हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है. गिविंग बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जब हम अपने ही जैसे ह्यूमन क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, अपने ही जैसे न्यू क्रिएट होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन. हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि नए प्लांट क्रिएट होते हैं, है ना. आप क्या करते हो, सीड्स परचेज करके आते हो मार्केट से और उसे अंडर सॉइल जो है वो बरी कर देते हो. और जब उस सीड को एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती हैं लाइक मॉइस्चर, सनलाइट, है ना, एयर, वाटर, तो वो एक सीडलिंग में बाहर आ जाता है और धीरे धीरे ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने ही जैसे न्यू क्रिएट करना. जैसे कैट अपने ही जैसे कैट को बर देता है, डॉग अपने ही जैसे डॉग को बर देता है, ह्यूमन बीइंग अपने ही जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग को ही बर देता है ना. तो इस तरह से रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. अब अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, एक पर्सन की बात करें, तो अगर वो रिप्रोडक्शन कॉज नहीं करता, अपने ही जैसे ह्यूमन क्रिएट नहीं करता, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, कैट की बात करें, रैट की बात करें, तो क्या वो सर्वाइव नहीं कर सकता? वो कर सकता है. वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है, अपनी पूरी लाइफ जी सकता है. ठीक है. लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन का मेन कॉज है टू मेंटेन द स्पीशीज. ठीक है. स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है. अब अगर हम ये चाहते हैं कि कैट जो है वो इस अर्थ के ऊपर बने रहे, कैट की जो स्पीशीज है इट शुड बी मेंटेन ऑन अर्थ, तो क्या बिना नए कैट प्रोड्यूस हुए, बिना नए कैट के रिप्रोडक्शन कॉज हुए, क्या कैट्स यहाँ पर पूरी तरह से उनकी स्पीशीज मेंटेन रह सकती है? नहीं रह सकती. क्यों? क्योंकि जो भी इस अर्थ के ऊपर आता है वो डाई आउट जरूर करता है. उसका एक लाइफ स्पैन है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कैट है, चाहे रैट है, डॉग है, प्लांट्स भी देखते हो, है ना. बड़े से बड़ा पेड़ भी जब उसकी अपना एंडिंग आती है तो वो डाई आउट हो जाता है. ठीक है. वो बात अलग है कि अलग अलग स्पीशीज की जो लाइफ स्पैन है हमारे अलग अलग है. ठीक है. जैसे छोटे छोटे प्लांट्स है वो जल्दी डाई आउट कर जाते हैं, थोड़ी सी बारिश तेज हुई उखड़ के नीचे गिर जाती है ना. तो इस तरह से हर स्पीशीज की इस अर्थ के ऊपर एक लाइफ स्पैन है जिसे वो स्पेंड करता है और डाई आउट हो जाता है. ठीक है. तो टू मेंटेन स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज मस्ट. रिप्रोडक्शन जरूरी है अगर हम अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखना चाहते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. मीन बोलो, मोड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो भी ओके है. अब सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? इट इज द, अब अगर हम सिर्फ प्लांट की बात करें, आपके 7th स्टैंडर्ड में अभी सिर्फ प्लांट्स की बात है, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हायर क्लास में आएगा आपका. अभी हमने सिर्फ प्लांट्स की बात करनी है, 7th स्टैंडर्ड में फिर से रिप्रोडक्शन आएगा. ठीक है. सॉरी 8th स्टैंडर्ड में. तो 7th स्टैंडर्ड में जो है हमारा सिर्फ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन को अगर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है तो वो है मेरी सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब मैं मेनली प्लांट्स के बारे में बताऊंगी बिकॉज दिस चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन प्लांट्स. ठीक है. बीच में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी, बट बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन प्लांट्स. अब सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो इट इज द मोड इन विच ह्यूमंस आर क्रिएटेड फ्रॉम सीड्स. ठीक है. सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारा सीड के थ्रू नया प्लांट ग्रो करे. और एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ह्यूमंस आर क्रिएटेड विदाउट सीड्स. ठीक है. जहां पर सीड्स की हेल्प के बिना नया प्लांट क्रिएट हो तो वो एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है. और जहां सीड की हेल्प से प्लांट ग्रो करे तो वो हमारा
सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है। सीड विद द हेल्प ऑफ सीड तो सेक्सुअल, विदाउट द हेल्प ऑफ सीड तो एसेक्सुअल। अभी आगे क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर सीड नहीं होगा तो फिर रिप्रोडक्शन कोर्स होगा कैसे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बोला कि आपको नया प्लांट ग्रो करना है, आपको जैसे आप देखते हो फार्मर है, अगर आप कभी गांव वगैरह में जाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि फार्मर क्या करता है, सीड्स लेकर आता है, उसे वो फील्ड में थ्रो करता है, उन्हें बरी करता है और न्यू प्लांट उसके जो है उनकी केयर वगैरह करता है और धीरे धीरे नई फील्ड जो है, फील्ड के अंदर जो है वो नई क्रॉप रेडी हो जाती है। लेकिन अगर सीड्स नहीं है तो फिर कैसे रिप्रोडक्शन कोज हो रही है, और सीड्स का होना या ना होना ये कैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल को अलग कर रहा है, ठीक है। तो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू रिसेंटली। Vegetative propagation. What do you mean by vegetative propagation? The creation leaves, birds is called vegetative propagation. अब यहाँ पर कहीं सीड वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम नए प्लांट क्रिएट करते हैं by the help of stem, root, leaves, birds, this method of reproduction is known as vegetative reproduction. And these parts, root, stem, leaves are known as vegetative parts. ठीक है। और हमारा अभी जैसे मैंने बताया कि एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन में सीड नहीं होती है, तो एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन में हम इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके बाय यूजिंग स्टेम, बाय यूजिंग लीफ, ठीक है, बाय यूजिंग रूट, ठीक है, हम नए प्लांट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हम नए प्लांट क्रिएट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारी रिप्रोडक्शन इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ही होती है, ठीक है, जिसमें हम सीड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाय दीज वेजिटेटिव पार्ट्स वी कैन ग्रो द न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, इसमें ये सारे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अब जो मेथड्स आएंगे हमारे, ठीक है, जिसमें हम इन अलग अलग पार्ट्स का यूज करके अपने नए प्लांट को ग्रो करेंगे, उसी को ही वो सारे मेथड एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन की ही कैटेगरी में आएंगे। अभी मैं सेक्सुअल की बात नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, वन सेक्सुअल, अदर एसेक्सुअल, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो सेक्सुअल है उसमें हम सीड इस्तेमाल करते हैं, एसेक्सुअल में हम सीड यूज नहीं करते हैं। अब जिनमें हम सीड नहीं यूज करते हैं तो उसमें भी तो कुछ यूज होता है ना, तभी तो नया प्लांट बन गया भाई। तो उसमें होते हैं ये सारे पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट यूज। अब डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज्ड, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करते हुए कि हम कौन से पार्ट से कौन सा प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हम इसको कैटेगराइज कर देंगे आगे। एंड दीज आर ऑल एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं स्टेम कटिंग की, ठीक है, स्टेम कटिंग की बात करूं तो स्टेम का एक छोटा सा पार्ट लेकर, मैंने स्टेम का एक छोटा सा पार्ट लेकर एक उसको अंडर अर्थ शो कर दिया और वो एक नए रोज प्लांट में क्रिएट हो गया, तो दैट इज द एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग मेथड, ठीक है। आपकी 134 पेज के ऊपर एक एक्टिविटी दिखाई हुई है 12.1 एक्टिविटी, जो लास्ट पेज से स्टार्ट हो रही है 133 पेज पे, ठीक है। उसमें यही दिखाया हुआ है कि रोज की स्टेम कटिंग को यूज करके हम नए प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका न्यू प्लांट क्रिएट होएगा। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एक्टिविटी पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। इसमें सिर्फ आपसे मेथड का नाम पूछा जाएगा, नेम द प्लांट दैट कैन बी ग्रो बाय स्टेम कटिंग मेथड, तो आप लिखोगे आंसर इज रोज, खत्म, ठीक है। एक्टिविटी पढ़नी चाहिए ताकि आपको कुछ पता चले। जैसे अब मैं लीव्स की बात करूंगी तो डायग्राम जरूर देखना, ओके, ठीक है। लीव्स, अगर मैं लीव्स की बात करूं तो ब्रायोफाइलम जो है वो एक ऐसा, अब इसमें आप आ जाओ पेज नंबर 135 पे 12.4 फिगर बनी हुई है, बिल्कुल टॉप पे 12.4 फिगर लीफ दिखाया हुआ है ब्रायोफिलम का, ठीक है, लीफ दिखाया हुआ है ब्रायोफिलम का। तो उसके ऊपर क्या है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे बड दिखाए हुए हैं,
लीफ के ऊपर छोटे छोटे बड दिखाए हुए हैं। ये बड जो होते हैं ना, अगर ये जैसे अब आपका प्लांट ही वैसे ही प्लांट के ऊपर ये लीफ हैंग है, ठीक है, प्लांट लगा हुआ तो ऊपर लीव्स होंगे ही होंगे, है ना, ग्रो करते ही हैं। अब उसके ऊपर बड भी बनी हुई है। अब वो बड अपने आप आके अंडर जब अर्थ में गिरेगी और किसी भी नेचुरल कंडीशन की वजह से, जैसे हमारा पाँव ही पड़ गया, अंडर अर्थ सो हो गया और उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल गई, तो वो वही अपने आप ही न्यू प्लांट को ग्रो कर देगा। आगे बात समझ। तो आपका पूछा जाएगा तो बाय लीव्स पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ब्रासिलम। As birds, these birds have grown develop into new plants. New plants. ये बर्ड्स ही अंडर अर्थ सो होके जब ग्रो होते हैं तो नए प्लांट को क्रिएट कर देते हैं। तो ये 1 मार्कर में आते हैं सारे। उसके बाद है अंडरग्राउंड स्टेम। आप कभी पोटैटो खाते हो तो पोटैटो के ऊपर आप कहते हो ना ये तो आई है, कई बार बोलते हो ना ये तो पोटैटो की आंख है, बोलते नहीं बोलते हो, है ना। तो पोटैटो के ऊपर ये जो आई लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, और जिंजर के ऊपर भी देखे होंगे आपने, अदरक, है ना। तो ये जो आई लाइक पार्ट है ना, ये जो इनको बोलते हैं ट्यूबर, दे आर नोन एज ट्यूबर, ठीक है। अब ये इनकी ये जो पोटैटो है, जिंजर है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है एक्चुअल में, ये अंडरग्राउंड एक्चुअल में एक स्टेम है, ठीक है। और उनकी ऊपर एक छोटे छोटे ट्यूबर होते हैं, आंख लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आई लाइक। आप उसी पार्ट को कट करके अंडर अर्थ शो कर दोगे तो नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। वो ट्यूबर को ही काट के अगर अंडर अर्थ शो करोगे तो, ठीक है। तो पोटैटो जिंजर लाइक प्लांट जो होते हैं वो अपने ट्यूबर से ग्रो होते हैं, ठीक है। और ट्यूबर कहाँ पर है आपकी स्टेम के ऊपर, क्योंकि वो आपकी अंडरग्राउंड स्टेम ही है, चाहे जिंजर है चाहे पोटैटो है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेथड है, अब आगे बताती हूँ मैं आपको, इसी को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, आपको मैंने अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक मेथड बताया जिसको आप एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन एम, फिर दिया था आपने बाय लीफ, और फिर दिया था बाय कटिंग, एक दिया था बाय कटिंग मेथड, और एक है आपका बाय रूट मेथड, ठीक है। तो बाय रूट मेथड में क्या है, स्वीट पोटैटो और डैलिया लाइक प्लांट जो है, इनके रूट के पार्ट को अगर कट करके अंडर अर्थ शो कर दिया जाए तो ये नए प्लांट को क्रिएट कर देते हैं। अब आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक मेथड है आपका, मतलब एक प्रॉपर, जैसे हम क्लासिफाई करें एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो पहला जो मेथड है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। फिर उसमें आपने सब पार्ट्स क्रिएट कर दिए, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय रूट, है ना। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब अगर हम सीड मेथड यूज करते हैं तो फिर मतलब उसके कंपैरेटिवली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड मेरा क्यों बेटर है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्लांट। अब अगर सपोज एक आपके पास रोज है ना, रोज प्लांट है, उसकी आपने छोटी छोटी स्टेम्स कटिंग्स ले ली, ठीक है, और उनको आपने अलग अलग अंडर अर्थ शो कर दिया तो सारे नए प्लांट में क्रिएट हो गए, ठीक है। तो आप सोचो कि एक प्लांट से आप कितने प्लांट ग्रो कर लोगे, तो दैट इज इट्स एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन लेस टाइम। इस टाइप से जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, सीड्स के कंपैरेटिवली ग्रो किए हुए प्लांट्स के कंपैरेटिवली जल्दी ग्रो हो जाते हैं, फास्ट स्पीड पे। तीसरा, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। जो नए प्लांट क्रिएट होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट जिससे आपने कटिंग ली थी उसकी तरह ही होते हैं, बिल्कुल दे आर एग्जैक्ट कॉपीज, बिल्कुल सेम वही के वही होते हैं। उनके अंदर वेरिएशन नहीं आता, उनके अंदर कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आते। वेरिएशन और चेंज एक ही बात होती है। अब एक इसमें हालांकि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता बैठ देती हूँ क्योंकि क्लास आप लोगों की छोटी है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, बनाना खाते होगे आप डेली, तो उसमें कोई सीड निकलती नहीं है। अब जिन प्लांट्स की सीड ही नहीं है उनको क्या हम सीड वाले मेथड से ग्रो कर पाएंगे, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सीड ही नहीं है, सीड ही नहीं निकली। ऑरेंज में सीड निकली, आपने अंडर अर्थ शो कर दिया उसको ड्राई करके अप्रोप्रिएट कंडीशन देके, तो वो नए प्लांट में क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स की सीड ही नहीं है, दे आर नो अल्टरनेटिव, तो वो कैसे ग्रो होंगे?
बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे बात समझ। अब हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक मेथड था जिसमें हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, बाय रूट बाय स्टेम जो भी था, है ना। अब हम चलते हैं अगले मेथड में कि एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलावा और किस मेथड से, क्योंकि ये तो हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और भी तो इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब उस वेजिटेटिव पार्ट्स की बात तो हम सिर्फ प्लांट के साथ कर सकते हैं। तो अगर हम बाकी की बात करें, ठीक है, जिसमें हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज नहीं हो रहा है, तो हम किस मेथड से उनको ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो पहला मेथड, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका बड़ी मेथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ना बहुत बड़ा बड़ा उसको रेड कलर से हाईलाइट कर देना, ठीक है, और उसके ऊपर नंबर 1 डाल देना बड़ा बड़ा, और इस पे क्या डाल दोगे, बड़ा बड़ा नंबर 2, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद नेक्स्ट मेथड है फॉर एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसके सब पार्ट जरूर बना देना, जैसे मैंने बोला था बाय रूट बाय स्टेम कटिंग, है ना, तो उसके सब पार्ट्स बना देना। अब बडिंग मेथड क्या है, देखो बडिंग मेथड में क्या होता है, ये एक ईस्ट है आपका, ये आपको मैंने एक ऑर्गेनिज्म दिखाया है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, इसके ऊपर एक बड क्रिएट होती है, ठीक है, एक प्रोट्रूडिंग पार्ट किसको बोलते हैं, एक बाहर निकलती हुई चीज जो उस चीज से अलग है। पहले जैसे वो ये ऐसा है तो उसके ऊपर इस तरह से एक चीज अलग प्रोट्रूड कर गई, बाहरी तरीके से एक चीज बन गई इसकी। ये आपको पेज नंबर 135 की एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, 135 पार्ट पे, 135 पेज पे, ठीक है। 135 पेज के ऊपर आपको इसका डायग्राम दिखाया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग मेथड फिगर 12.5, ठीक है। तो वही मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है, ईस्ट है, इसके ऊपर एक बड बन गई। ये बड जो होगी, देखो इसमें जो है ना, ये बीच वाला पार्ट पहले कॉमन है, फिर ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको ऐसे न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि ये टर्म नहीं आई है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ये आपका अलग अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, और फिर पहले इस तरह से प्रोट्रूडिंग पार्ट बना, फिर वो और ग्रो करके वो थोड़ा डिटैच होने के हिसाब से बन गया, फिर ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ये इस तरह से एक न्यू बड बन गया, एक न्यू ईस्ट बन जाएगा। ये एक और ईस्ट बन गया, ये एक और ईस्ट बन गया, ऐसे ईस्ट की ना चेन बनती चली जाती है, और कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और सारे अलग अलग ईस्ट को, मतलब सारे अलग अलग ईस्ट बन गए, सारे मैच्योर ईस्ट बन गए, फिर वो रिप्रोडक्शन कोर्स करेंगे, नए ईस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ईस्ट सेल जो होते हैं आपके, वो रिप्रोडक्शन कोर्स करते हैं। तो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। इसको क्या बोलते हैं, बड। दिस बड ग्रोस एंड गेट डिटैच मतलब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स ए न्यू ईस्ट सेल। ऐसे नए ईस्ट सेल बनते चले जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज बडिंग एंड बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय दिस मेथड, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन कि व्हाट इज बडिंग मेथड एंड विच ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय दिस मेथड, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे बडिंग की डिफाइन ये इस तरह से दे सकते हो, और आप नाम क्या दोगे, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट कैन बी ग्रो बाय बडिंग मेथड, है ना। तो बडिंग जो है, इसमें क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होती है, जो ग्रो के फिर बॉडी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक नए ईस्ट को जन्म दे देती है, ठीक है। अब ये जो ईस्ट है, ये एक मार्केट में जो आपको ईस्ट जो है वो आपको किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग केक वगैरह बनाते हैं ना, है ना, तो केक वगैरह बनाने के लिए ये पाउडर यूज होता है, इसका एक पिंच यूज होता है, ठीक है, जो इसको एक अच्छा फ्लेवर दे देता है, और साथ में जो है वो जो आपका केक होता है वो फ्लफी और अच्छा बनता है। तो ये एक पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है ईस्ट आपका, ठीक है। यू कैन परचेज इट फ्रॉम द बेकरी शॉप और फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। चलो आगे चलते हैं।
अब देखो, अभी मैंने आपको ये सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन के अलग अलग वेज बताए थे, जिसमें पहला वे था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें वेजिटेटिव बाय अंडरग्राउंड रूट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया बडिंग मेथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद जो मेथड था वो बडिंग मेथड था, जिसमें एग्जांपल था हमारा ईस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रेगमेंटेशन मेथड, है ना। फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या है, इसमें क्या है, एक बॉडी जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में अपने आप ही ब्रेकअप होती रहती है, ठीक है। अपने आप ही छोटे छोटे हिस्सों में टूटती रहती है और हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट कर देता है। आप कभी स्टेगनेंट वाटर देखो, जैसे आप पॉन्ड जैसे आप कहीं एरिया में निकल के जा रहे हो या आपके घर के आसपास है, ठीक है, या विलेजेस वगैरह में आमतौर पे दिख जाएगा। आप देखो कि जहाँ रुका हुआ पानी होता है ना, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहां पर ना ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर तैर रही होती है, बहुत दिनों का पानी है, ठीक है, पॉन्ड में, ठीक है, देखो रिवर वगैरह में देखो तो ऊपर जो है ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये ग्रीन कलर के पैचेस क्या हैं, ये ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं ये आपका एल्गे है, ग्रीन एल्गे जिसे बोलते हो, और इसका प्रॉपर नाम है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप ही ये पैच जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, मतलब एक बड़ा पैच बना, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा, फिर वो छोटे हिस्से फिर बड़े हो गए, फिर छोटे छोटे हिस्सों में टूटे, तो दैट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप में रिप्रोडक्शन कोर्स करती है, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बड़ी बॉडी का छोटी बॉडी में ब्रेकअप हो जाना, फिर ये बॉडी बड़ी होगी इस तरह से, फिर ये टूट जाएगी, फिर ये बॉडी बड़ी होगी, ये भी इस तरह से टूट जाएगी, तो इस तरह से दैट प्रोसेस कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रीन एल्गे भी लिख सकते हो और स्पायरोगायरा भी लिख सकते हो। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट मेथड आपका है ये स्पोर फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये आपका लास्ट मेथड है एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन का। Some bacteria and fungi form spore. The spores are floating in the air, and as they are light, they can cover long distance. Each spore is covered by hard covering to withstand unfavorable conditions like high temperature and low humidity. Under favorable conditions, they can grow, for example, moss, fern, bread mold. और इसका डायग्राम जो है ये मैं ऊपर ले गई हूँ, यहाँ स्पेस नहीं था, तो ये डायग्राम है आपका स्पोर फॉर्मेशन का। ये आपका ऑन पेज नंबर 136 है, 136 एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है ये आपका डायग्राम। ये क्या है देखो, आप कभी देखते हो ब्रेड खाते हो तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ग्रीन कलर का पैच बन जाता है, आप कहते हो ये ब्रेड खराब हो गया और उसे आप थ्रो कर देते हो। तो वो क्या चीज है, वो यही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो पैच बना है आपका, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो पैच बना है ब्रेड के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अब ये ब्रेड मोल्ड है ना, आपको तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखेगा, है ना। आप एक काम करो, एक विंडो के पास खड़े हो जाओ, ठीक है, जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में एंटर कर रही है, जैसे इसमें डायरेक्ट सनलाइट एंटर कर रही है ना इस विंडो से, ऐसे ही आप उस विंडो के सामने उस ब्रेड को लेके खड़े हो जाओ। अब बिल्कुल आराम से उस ग्रीन पैच को ऐसे प्रेस करो, आप प्रेस करोगे ना आपको एक चीज उड़ती हुई नजर आएगी, मतलब एयर का पार्ट बनती हुई नजर आएगी, बिल्कुल बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, वो आपके स्पोर्स। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें उस ग्रीन पैच को, तो वो इस टाइप की फिगर देता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को हाइफा, ये ऐसे प्रोजेक्शन, ये स्टेम लाइन निकलती हुई दिखेगी, और ये गोला सा, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस ग्लोब को इसको बोलते हैं ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ना ये, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब इसको आपने प्रेस किया, आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा तो ग्रीन पार्ट तो दिख ही रहा है ना आपको, तो वो आप जहाँ पर आपका टच होगा ना वहाँ पर ये स्पोरेंजियम ब्रेक हो जाएगा। इसके अराउंड क्या होती है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है,
इस ब्लोब की एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे ही आपने उसको प्रेस किया वो लेयर टूट गई और उसके अंदर से ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। अब ये स्पोर्स कहाँ चले गए? एयर का पार्ट बन गए। ठीक है, अब एयर का पार्ट बन गए। अब एयर के अंदर तो अब जैसे गर्मी है, धूप है बहुत तेज, है ना, तो हाई टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी है। सपोज लो ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर कम है, तो ये एयर में ही रहेंगे जहां पर इनको फिर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंडीशन इसकी क्या होती है? इसकी अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, इनको जहां पर थोड़ा टेम्परेचर सही मिला और ह्यूमिडिटी मिली, ये वहीं सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर से अपने आप को ग्रो कर देंगे। अगर आप कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जहाँ पर थोड़ी जैसे आपकी विंडो जहाँ से आपके घर में सनलाइट आती है उसके पास में आप एक ब्रेड को हल्का मॉइस्ट करके छोड़ दो, गीला करके हल्का मॉइस्ट। ठीक है, कुछ ही देर में उसके ऊपर फंगस आ जाएगी। ये क्या है? फंगस। इस फंगस का नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? जहाँ एयर का पार्ट बन गए, जहाँ अप्रोप्रिएट कंडीशन मिली वहीं सेटल डाउन हो गए खुद को उस खाने के ऊपर। जैसे रोटी है तो रोटी के ऊपर, ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर अपने आप को ग्रो करके फैल जाते हैं। फिर अगर ये एयर का पार्ट बनते हैं फिर ये एयर में ही रहते हैं, जहाँ अप्रोप्रिएट कंडीशन मिली वहीं सेटल डाउन हो गए, खुद को रीग्रो कर लिया। तो एग्जांपल्स आर मोस, फर्म एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड तो आप घर पे भी देख सकते हो। आपको जो है वो 12.8 फिगर में 136 पेज पे, एनसीईआरटी की 136 पेज पे आपको फर्म के स्पोर्स दिखाए हुए हैं कि फर्म के ऊपर कैसे स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल लर्न करने हैं। अब आपका जो एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन था वो ओवर हो चुका है। एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन जो बिना सीड के ग्रो होते हैं, दे आर सेड टू बी ग्रोन बाय एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा है ना, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ी, फिर उसके एडवांटेजेस पढ़ी, उसके बाद करा था बडिंग मेथड जिसका एग्जांपल क्या था? ईस्ट। फिर उसके बाद पढ़ा हमने फ्रेगमेंटेशन मेथड जिसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। इसके एग्जांपल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन और उसके एग्जांपल है मोस्ट फर्म ब्रेड मोल्ड। क्वेश्चन कैसे आता है वन मार्कर बनके? जैसे नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो आप बोलोगे ब्रेड मोल्ड, खत्म। या मोस्ट या फर्म कुछ भी बोल दो, है ना। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, तो आप बोलोगे स्पाइरोगायरा, खत्म। मैडम ने बोला पेपर में कि ड्रॉ द डायग्राम आल्सो फॉर दिस मेथड, तो डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ऐसा कोई नहीं है कि बोला ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह से ड्रॉ कर दोगे। ओके, इसमें भी ये सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, तो ये वन मार्कर में ज़्यादा आती है, डायग्राम भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको ईस्ट का बताया था, ईस्ट का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ माई लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। लिसन द लेक्चर 2-3 times and also prepare your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.